टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि आपका रिवीजन बहुत तेजी से हो सके, आसानी से हो सके। तो आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा किए गए रॉकेट स्लेट बेस्ड इजेक्शन सिस्टम टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने पहला कथन है, इस टेस्ट के माध्यम से सतह पर उच्च गति की उड़ान परिस्थितियों का अनुकरण किया गया। और दूसरा कथन है, इसमें इजेक्शन के दौरान के बलों को मापने के लिए उपकरण युक्त मानव सदृश डमी का उपयोग किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और नहीं दो। तो यहां पर दोनों कथनों पर विचार कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं रॉकेट स्लेड बेस्ड इजेक्शन सिस्टम टेस्ट की, तो ये किस प्रकार का टेस्ट होता है? आप जानते हैं कि विमानन क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आती है तो पायलट की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। तो जिस प्रकार से ऊपरी उड़ान की परिस्थितियां हैं, अगर उन्हीं स्थितियों को आप जमीन पर क्रिएट कर दे, जमीन पर आप किस प्रकार से क्रिएट करेंगे? आप इसके अंतर्गत एक रेलवे ट्रैक का प्रयोग करते हैं और एक सिस्टम को रॉकेट इंजन के माध्यम से चलाते हैं और उसकी स्पीड को 800 किलोमीटर पर आवर तक कर देते हैं। इससे आप एक डायनेमिक टेस्ट, एक गतिशील टेस्ट करने में सक्षम हो जाते हैं जमीन पर ही। इसमें आप एक ह्यूमन डमी यानी ह्यूमन के आदमी के एक पुतले को, मानव सदृश डमी को बैठा सकते हैं। और इजेक्शन सिस्टम के लिए टेस्ट करने की जरूरत क्या होती है? जैसे अगर विमानन क्षेत्र में आपको इजेक्शन सिस्टम का टेस्ट करना है तो आप क्या टेस्ट करेंगे कि आपकी जो कॉकपिट का ढक्कन है ऊपरी, वो ठीक तरह से खुलता हो, उसमें से जो पायलट की सीट है वो ठीक तरीके से बाहर आती हो, जो पैराशूट्स का डिप्लॉयमेंट है वो सही तरह से होता हो। तो इन स्थितियों में आपको यह भी टेस्ट करना होता है कि जो पायलट है, जब वो बाहर निकलेगा तो उसके शरीर पर कितना दबाव पड़ेगा, उसके शरीर, जो उसका फिजिकल लोड होगा, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर किस तरह का दबाव होगा, उसमें रोटेशनल फोर्सेस किस प्रकार से काम करेगी, उसकी स्पीड में किस तरह की कमी आएगी या किस तरह की तेजी आएगी। इन सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए अगर आप जमीन पर ही स्थितियों को क्रिएट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं रॉकेट स्लेट बेस्ड इजेक्शन सिस्टम टेस्ट। तो पहला कथन क्या है यहां पर कि इस टेस्ट के माध्यम से सतह पर ही यानी जमीन पर ही उच्च गति की उड़ान परिस्थितियों का अनुकरण किया गया, एक तरह से सिमुलेट किया गया उन्हीं स्थितियों को, तो बिल्कुल सही है। दूसरा आपके सामने कथन क्या है, इस इजेक्शन के दौरान के बलों को मापने के लिए उपकरण युक्त मानव सदृश डमी यानी एक तरह से जो आदमी का पुतला है उसको रखा गया, उसमें कई तरह के सेंसर्स का प्रयोग किया गया, जिन सेंसर्स के माध्यम से ये पता लगाया गया कि सिस्टम में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। यानी जब डायनेमिक टेस्ट किया गया, गतिशील स्थितियों में टेस्ट किया गया, और जब पायलट की सीट को इजेक्ट किया गया, बाहर लाया गया, तो उस पर अलग अलग तरह के उसका फिजिकल लोड क्या था, उसकी गति में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था, इन सारी चीजों को टेस्ट किया गया। तो बलों को मापने के लिए उपकरण युक्त मानव सदृश डमी का भी प्रयोग किया गया, यानी ये कथन भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। और यही सारी चीजें यहां पर लिखी गई है जो अभी आपको समझाया गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको विशेष रूप से इसलिए किया गया है ताकि वैश्विक एरोस्पेस सुरक्षा मानकों का अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस हेतु उत्तरदायी मुक्त जीवी अमीबा। दूसरा कथन है श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाला वायरस। तीसरा कथन है मेनिंजाइटिस हेतु उत्तरदायी बैक्टीरिया। और चौथा कथन है दूषित भोजन में पाए जाने वाला परजीवी चपटा कृमि। तो नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? एक मुक्त जीवी अमीबा है, और इसके माध्यम से, मुक्त जीवी अमीबा के माध्यम से अगर संक्रमण हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी होती है? प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस। इसको ब्रेन ईटिंग एमीबा भी कहा जाता है। आपको ये किस स्थान पर मिल सकता है? जो गर्म फ्रेश वाटर होता है, यानी जो मीठा जल होता है, थोड़ा सा वार्म होता है, तो वहां पर इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। स्थिर जल में, तालाबों में, झीलों में, ऐसे झरनों में जो कि थोड़े से गर्म होते हैं, वहां पर, या स्विमिंग पूल, अगर आपने साफ सफाई स्विमिंग पूल की ठीक से नहीं की है तो इनकी स्थिति आप वहां पर देख सकते हैं। और जब आप तैरते हैं या पानी में गोता लगाते हैं तैरते हुए,
तो ये नाक के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करके आपके मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं या आपके मस्तिष्क के टिश्यूज को हानि पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए इनको कहते हैं ब्रेन ईटिंग एमीबा। और इनसे होने वाली जो प्राइमरी बीमारी है वो है प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस। ब्रेन टिश्यूज धीरे धीरे नष्ट करता है, इसलिए ब्रेन ईटिंग एमीबा भी इसको कहा जाता है। इसके जो प्रारंभिक लक्षण है वो बहुत सामान्य प्रकार के हैं, जैसे आपको सामान्य बीमारियों में दिखाई देते हैं। तेज सर में दर्द होता है, मतली होती है, उल्टी होती है, कई बार भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा और यही सारी चीजें यहाँ पर भी आपके सामने दी गई है जो अभी आपको बताया गया है। और एक अत्यंत ही दुर्लभ घातक रोग है और केरला में ब्रेन ईटिंग अमीबा से संबंधित संक्रमण की रिपोर्ट प्रारंभ में एक तरह से सामने आई थी और उसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में भी आया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कार्बनिक अणुओं द्वारा धातु आयनों के जुड़ने से निर्मित छिद्र युक्त यानी पोरस पदार्थ होते हैं जिससे त्रिआयामी संरचनाएं बनती हैं। दूसरा कथन है, धातु आयनों और कार्बनिक लिंकरों में परिवर्तन करके मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को विशिष्ट गैसों या रसायनों को चयनात्मक रूप से कैप्चर और संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। वर्ष 2025 का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है वो वस्तुतः मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए ही मिला है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, जैसे आपके नमक के क्रिस्टल होते हैं, उसी प्रकार की क्रिस्टल नुमा संरचना के रूप में आप इनको परिभाषित कर सकते हैं। इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। मेटल मतलब जो जैसे कॉपर है, जैसे जिंक है, उनके आयनों से ये मिलकर के बने होते हैं। और ये जो आयन है ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। यानी ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह के लिंकर के रूप में काम करते हैं और ये पोरस होते हैं यानी छिद्र युक्त संरचना, त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। और छिद्र युक्त त्रिआयामी संरचना का निर्माण इस प्रकार से करते हैं कि अगर आप इनकी संरचनाओं में ठीक प्रकार से परिवर्तन करें और उनको कस्टमाइज करें तो ये वायुमंडल में स्थित अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी कर सकते हैं। न केवल उसका अवशोषण कर सकते हैं बल्कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो वायु में स्थित पानी है, वायु में स्थित जो वाटर है जो कि भाप के रूप में रहता है, उसको भी गैस के रूप में रहता है, भाप के रूप में रहता है, उसको भी एब्जॉर्ब करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में कहीं पर पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की वर्ष 2025 का जो नोबेल पुरस्कार मिला ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था जो कई तरह की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या के अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसका वायुमंडल में अतिरिक्त सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन हो गया है। अब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के माध्यम से आप अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है और यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर पहला कथन क्या है? कार्बनिक अणुओं द्वारा यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा धातु आयनों के जुड़ने से निर्मित छिद्र युक्त यानी पोरस पदार्थ होते हैं जिन्हें त्रिआयामी संरचनाएं जिनसे जिससे त्रिआयामी संरचनाएं बनती है। बिल्कुल सही है। धातु आयनों और कार्बनिक लिंकरों में परिवर्तन करके मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को विशिष्ट गैसों या रसायनों को चयनात्मक रूप से सिलेक्टिवली कैप्चर और संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। अब आप इसका यहाँ पर एक चित्र ले सकते हैं और इनमें आंतरिक कक्ष इंटरनल कैविटीज होती हैं, तभी तो किसी चीज को किसी भी गैस को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विशिष्ट गैसों को या रसायनों को ये सिलेक्टिवली क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं अपने भीतर। इसकी एक और विशेषता क्या होती है? जैसे ये माना जाता है कि 1 ग्राम जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है उसका जो साइज है वो एक फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी मात्रा में गैसों का, अतिरिक्त गैसों का सांद्रण तो कॉन्सर्ट एक प्रकार से संग्रहण कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसके कारण ये भविष्य की कई तरह की समस्याओं के समाधान के रूप में भी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स देखे जा रहे हैं। इसका भी चित्र ले लीजिएगा। जो बेसिक चीजें हैं वो आपको समझा दी गई हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आपके सामने दिया है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है इओसिनोफिल्स, तीसरा है बेसोफिल्स और चौथा है लिम्फोसाइट्स। उपर्युक्त में कितने श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स
के प्रकार हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो अगर आप देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य काम क्या होता है, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम है एक प्रकार से, यानी आपके शरीर की अलग अलग रोगों से रक्षा करने में व्हाइट ब्लड सेल्स की विशिष्ट भूमिका है। लेकिन इसके भी कई प्रकार होते हैं और ये जो कई प्रकार है ये अलग अलग तरह के रोग जनकों को नष्ट करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं और इसमें सभी चीजें शामिल हैं। ये जो सारे प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये वस्तुतः व्हाइट ब्लड सेल्स के ही प्रकार हैं। और इसके एक और प्रकार के अंतर्गत कौन आता है, मोनोसाइट्स भी आता है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। और व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है, आपकी हड्डी का जो अंदरूनी हिस्सा होता है बोन मैरो उसमें होता है और ये आपके रक्त और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लसिका तंत्र है, उसमें परिसंचरण करते हैं। इसके प्रकारों में देखें तो एक महत्वपूर्ण प्रकार आपने सुना होगा लिम्फोसाइट्स। कई बार व्हाइट ब्लड सेल्स को लिम्फोसाइट्स भी कह दिया जाता है, लिम्फोसाइट्स की इतनी बड़ी भूमिका होती है। ये इसका एक प्रकार होता है और खास तरह के जो रोग जनक हैं, जो पैथोजन हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं, जो वो आपके शरीर को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको ये लक्षित करते हैं। और इनकी खास विशेषता क्या है कि मेमोरी सेल्स के माध्यम से ये रोग जनकों को याद भी रखते हैं। यानी अगर कोई रोग जनक आपको दोबारा इन्फेक्ट करता है तो तुरंत ये एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के उस रोग जनक पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे जो दोबारा इन्फेक्शन होने पर आपकी बीमारी बढ़ती नहीं है, बहुत विकराल रूप धारण नहीं करती है। ये लिम्फोसाइट्स एक प्रकार है। न्यूट्रोफिल्स क्या है, रोग जनकों को निगल करके नष्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं एक प्रकार से। इओसिनोफिल्स क्या है, ये एंजाइम और विषैले प्रोटीन छोड़ करके परजीवियों को नष्ट कर देते हैं और सूजन को नियंत्रित करने में इनकी भूमिका है। बेसोफिल्स क्या है, हिस्टामिन और अन्य दूसरे केमिकल्स मुक्त कर देते हैं और सूजन और एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं उनको नियंत्रित करने में इनकी भूमिका है। मोनोसाइट्स दो तरह की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक कोशिकाओं में। और इस प्रकार से परिवर्तित होकर के रोग जनकों से आपकी रक्षा करते हैं। जैसे मैक्रोफेज का नाम क्या है, मैक्रो मतलब बड़ा, फेज मतलब खाने वाला। तो इस तरह की कोशिकाएं होती हैं जो रोग जनकों का भक्षण कर लेती हैं, एक प्रकार से उनको खा जाती हैं, जिसको हम फैगोसाइटिस साइटोसिस भी कहते हैं। तो रोग जनकों का ये भक्षण करते हैं और एंटीजन प्रस्तुत करते हैं। एंटीजन प्रस्तुत आमतौर पर डेंड्राइटिक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है, रोग जनकों का जो छोटा छोटा हिस्सा होता है उसको ये टी कोशिकाओं को दिखा देते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो अडेप्टिव एक तरह का इम्यून सिस्टम है, वो एक तरह से हरकत में आ जाता है और आपकी रोग जनकों से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, व्योम मित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने पहला कथन है, यह मानव अंतरिक्ष अभियानों में सहायता हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। दूसरा आपके सामने कथन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले इसे गगनयान की मानव रहित परीक्षण उड़ानों के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और तीसरा कथन है, यह मिशन के दौरान कैबिन के तापमान, आर्द्रता और ऑक्सीजन स्तर जैसे पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी। तो व्योम मित्र क्या है? जैसे अगर हमें अपना गगनयान मिशन भेजना है, गगनयान मिशन भेजना है, तो गगनयान मिशन भेजने के लिए हमें अपना क्रू मॉड्यूल भी तैयार करना पड़ेगा। यानी ऐसा मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज सके और वो क्रू मॉड्यूल अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग वातावरण में ठीक तरीके से फंक्शन करे, इसकी भी हमें जांच करनी पड़ेगी। और इसकी जांच करने के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट इसरो के द्वारा विकसित किया गया है मानव अंतरिक्ष अभियानों में सहायता के लिए, जिसको नाम दिया गया है व्योम मित्र। व्योम मित्र का परीक्षण पहले ही, यानी गगनयान मिशन से पहले ही अलग अलग टेस्ट के अंतर्गत किया जा सकेगा, ताकि हम पहले ही क्रू मॉड्यूल की दक्षता को जान सके और अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है तो उस कमी को भी दूर कर सके। यानी मानव भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले इसे गगनयान की मानव रहित परीक्षण उड़ानों के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। और जब हम क्रू मॉड्यूल को वापस धरती पर उतार रहे हैं, यानी उसका समुद्र, भारतीय समुद्र क्षेत्र में स्प्लैश डाउन कर रहे हैं, तो हम उस तरह के परीक्षणों में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हम क्रू मॉड्यूल को नीचे एक तरह से स्प्लैश डाउन करवाएंगे भारतीय समुद्री क्षेत्र में, तो उस समय उस पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, इस चीज का भी परीक्षण चल रहा है। इस मिशन के दौरान कैबिन के तापमान,
आर्द्रता और ऑक्सीजन स्तर जैसे पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी ये कर सकता है। इसमें सेंसर्स लगे हैं और ये सेंसर्स इन सभी चीजों की जानकारी रख रहे हैं। यानी यहाँ पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। यहाँ इसका फोटो ले लीजिएगा और यही चीजें जो आपको समझाई गई हैं। जो गगनयान मिशन है उसकी संभावना क्या है, वर्ष 2027 की पहली तिमाही में यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। और गगनयान मिशन में तीन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा पृथ्वी की निचली कक्षा में, यानी 400 किलोमीटर के ऊपर। पृथ्वी की निचली कक्षा कहां से कहां तक होती है, लो अर्थ ऑर्बिट। ये होती है आपकी लगभग 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उस पर लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट वो कहलाती है। तो व्योम मित्र का एक प्रकार से निर्माण हुआ है ताकि पूरी सिस्टम का परीक्षण किया जा सके। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले उनकी सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जा सके। सेंसर लगे हैं व्योम मित्र में, कैबिन के तापमान, आर्द्रता, ऑक्सीजन स्तर, अन्य पर्यावरणीय पैरामीटर की ये निगरानी कर सकते हैं। और यहाँ ये गगनयान मिशन के बारे में आपको सामान्य जानकारी दी गई है। इसका भी चित्र ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा 2025 TN2 क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, धूमकेतु, बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह या बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ऐसे जो भौगोलिक ऐसे जो ब्रह्मांडीय पिंड के रूप में आप इन्हें परिभाषित कर सकते हैं, जो कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इनका निर्माण चट्टान या किससे हो सकता है, धातुओं से ये निर्मित हो सकते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह की इनको संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि ये इतने बड़े नहीं होते हैं और इनका जो आकार है ये बहुत छोटा सा, ये कुछ मीटर से लेकर के सैकड़ों किलोमीटर तक इनका आकार हो सकता है। और मुख्य रूप से जो मार्स है और जो जुपिटर है, जो मंगल ग्रह है और जुपिटर ग्रह है, उसके बीच एक पट्टी के रूप में क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी के रूप में जिसको हम परिभाषित करते हैं, एस्टेरॉइड एक बेल्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसी प्रकार का एक क्षुद्र ग्रह है 2025 TN2। चलिए, तो ये एक क्षुद्र ग्रह है। व्यास कितना है इसका, डायमीटर कितना है, लगभग 87 मीटर है, यानी 26.5 मीटर है। आकार लगभग एक हवाई जहाज के समान है। और किसके द्वारा इसको ट्रैक किया गया है, नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा इस पर नजर रखी जा रही है। और नासा इस तरह के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इस तरह के क्षुद्र ग्रह पर नजर रखती है जो पृथ्वी के निकट आ सकते हैं, जिनकी संभावना होती है कि वो पृथ्वी के निकट आ सकते हैं। 2025 2025 TN2 के साथ 3 अन्य क्षुद्र ग्रह भी उसके पास में थे, जिनका नाम है 2025 SJ29, 2025 TF1, 2020 QUF5। और इनके अलग अलग आकार भी यहाँ पर लिखे गए हैं। 2025 TN2 सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह था इनमें से। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा फैक्ट का ही क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं। क्षुद्र ग्रह के बारे में आपने जान ही लिया है क्या होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किस किस पर विचार करना है, बास्केट स्नीकिंग, कंफर्म शेमिंग, बैट एंड स्विच, ड्रिप प्राइजिंग, रेस बेटिंग। तो उपर्युक्त में से कितने केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित डार्क पैटर्न है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 5। डार्क पैटर्न क्या होता है, आजकल बहुत से लोग बहुत सी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं, बहुत से एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं, उनका जो यूजर इंटरफेस बनाया जाता है, जो आपके सामने चित्र आता है, चित्र उभरता है, और यूजर एक्सपीरियंस को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए यूजर इंटरफेस को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जाता है। और कई बार आप वो काम जो काम नहीं करना चाहते हैं, सामान्य परिस्थितियों में जो काम नहीं करते हैं, यूजर इंटरफेस को इतना बेहतर बनाया जाता है, एक्सपीरियंस को इतना बेहतर बनाया जाता है कि आप क्लिक कर देते हैं। इसी को डार्क पैटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2010 में ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था, हैरी ब्रिगनल के द्वारा ये शब्द दिया गया था। इसमें क्या है, उपभोक्ताओं की जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, वो प्रभावित होती है। उनकी पसंद को भी ये प्रभावित करते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। और डार्क पैटर्न को वस्तुतः ऑनलाइन आप भ्रामक विज्ञापन के रूप में देख सकते हैं, अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में देख सकते हैं, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के रूप में भी देख सकते हैं। अगर आप डार्क पैटर्न के अलग अलग रूप देखेंगे तो कई बार आप जो चीज खरीदना नहीं चाहते
या किसी चीज पर आप क्लिक करते हैं तो सामने से जो सामान्य रूप से बताया जाता है कि ये चीजें आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे ही क्लिक करके वो वेबसाइट खुलती है तो उस पर अलग ही चीजें आपको दिखने लगती है। एक तरह से आप ट्रैप भी हो जाते हैं किसी चीज पर आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, डार्क पैटर्न कहते हैं, जो कि उपभोक्ताओं को फंसाने के लिए भ्रामक विज्ञापन की तरह ही होते हैं। तो इनको ऑनलाइन डार्क पैटर्न कहा गया है। और इस समस्या से निपटने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2023 में दिशा निर्देश भी अधिसूचित किए थे। और इन अधिसूचनाओं में कुछ डार्क पैटर्न का 13 प्रकार के प्रतिबंधित डार्क पैटर्न पहचाने गए हैं। ये कौन से डार्क पैटर्न है? जैसे फॉल्स अर्जेंसी, आपको बहुत तेजी से कहा जाएगा कि आप 5 मिनट में काम कर दीजिए, 1 मिनट में क्लिक कर दीजिए, आपके पास 5 मिनट तक ही इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए समय है। तो इसको क्या है, भ्रामक विज्ञापन, एक तरह से प्रतिबंधित डार्क पैटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से बास्केट स्निकिंग, यानी जो आपका किसी वेबसाइट पर जाएंगे आप तो आपकी बास्केट में स्वतः ही चीजें ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से कंफर्म शेमिंग, यानी आप किसी तरह की, जैसे आपके सामने विज्ञापन किया जाए कि पैसा बचाना कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उससे आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये भी डार्क पैटर्न है। इसी तरह से फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इंटरफेस इंटरफेरेंस, बैट एंड स्विच, ड्रिफ्ट प्राइसिंग, ट्रिक वर्डिंग, सास बिलिंग और रोग मेलवेयर, ये सारे डार्क पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक शब्द जो आता है रेज बेटिंग, ये डार्क पैटर्न के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये यूजर एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कंटेंट एंगेजमेंट रणनीति है और इसमें विशेष रूप से कंटेंट को इस तरह से बनाया जाता है ताकि आप आक्रामक हो, आपको गुस्सा आया, रेज आए, और आक्रामक होकर के आपके एंगेजमेंट को किसी कंटेंट के साथ बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक एंगेजमेंट रणनीति है, ये डार्क पैटर्न नहीं है, रेज बेटिंग। और इसलिए वहां पर जो उत्तर होगा वो क्या सही होगा, उत्तर इसको हटा दीजिए, बाकी सब ये अधिसूचित डार्क पैटर्न है, यानी सभी चार, केवल चार, यानी ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो डार्क पैटर्न के बारे में आपने जान लिया। और इसको क्या है कि सरकार ने कई तरह के इस चीज से निपटने के लिए कई तरह के उपकरण भी लॉन्च किए हैं, जैसे जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड। और इनका उद्देश्य यही है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान की जा सके, उनकी रिपोर्टिंग की जा सके और नियमन को, रेगुलेशन को सख्त बनाया जा सके। तो सरकार ने भी इससे लड़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं। विकल्प सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में खबरों में रहा इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस अटैक क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट करने और फिरौती मांगने से संबंधित अटैक है। एक ऐसी भेद्यता, वल्नरेबिलिटी है जिसमें हमलावर यानी अटैकर जो है वो अनुरोधों में पहचानकर्ताओं को संशोधित करके डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक साइबर हमला जिसमें सर्वरों को अत्यधिक ट्रैफिक द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है एक ऐसी तकनीक जिसमें स्पाईवेयर के माध्यम से उपयोगकर्ता गतिविधियों की गुप्त निगरानी की जाती है। उपयोगकर्ता गतिविधियों की गुप्त निगरानी इसके माध्यम से की जाती है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, ये है क्या, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस अटैक। ये वस्तुतः क्या है कि जब आप किसी के यूआरएल पर पहुंचते हैं तो वहां पर कई तरह की आईडी, एक प्रकार से जब आप यूआरएल पर पहुंचते हैं तभी आपको ऑथराइजेशन चेक से गुजरना चाहिए, ताकि आपके यूआरएल से जुड़ी हुई आईडी तक आपकी कोई पहुंच, किसी और की पहुंच एस्टेब्लिश ना हो सके और वो आईडी में परिवर्तन न कर सके। आप बहुत सी वेबसाइट का प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं, अगर किसी यूआरएल तक आपकी पहुंच हो गई है और उसमें पर्याप्त और ऑथराइजेशन चेक नहीं है, तो आपकी आईडी में परिवर्तन करके वो आपके कई तरह की चीजों तक, आपकी खाता संख्या तक भी जो अटैकर है वो पहुंच एस्टेब्लिश कर सकता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लिया कोई लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में बहुत से लोकर है, लोकर 101 है, लोकर 102 है, 103 है। लोकर 10 इस प्रकार से है कि आपने उस तक अपनी पहुंच एस्टेब्लिश कर ली है। पहुंच एस्टेब्लिश करने के लिए आपने लॉक खोल लिया और आपका ऑथराइजेशन चेक नहीं हुआ है, तो उस लोकर में रखी हुई आपकी चीजों तक, उस लोकर में जो रखी हुई चीजें हैं उस तक आपकी पहुंच एस्टेब्लिश हो जाएगी। और फिर आप क्या करें कि आप उसका आईडी परिवर्तित कर दें, और आईडी परिवर्तित करने के बाद वहां तक केवल आपकी ही पहुंच होगी। तो इस प्रकार से इस आईडी में परिवर्तन करके आप अपनी पहुंच को डेटा तक एस्टेब्लिश कर लेते हैं और फिर उस डेटा का अपने हित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपकी खाता संख्या तक भी पहुंच एस्टेब्लिश हो सकती है। तो इसी को हम कहते हैं इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस अटैक। एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसमें हमलावर जो है वो अनुरोधों में पहचानकर्ताओं यानी आईडीज को संशोधित करके डेटा तक अनधिकृत पहुंच को एस्टेब्लिश कर लेता है। और यही चीज यहां पर लिखी गई है। आप ये तब उत्पन्न होती है जब एप्लीकेशन बिना प्राधिकरण जांच के, बिना ऑथराइजेशन चेक के आंतरिक ऑब्जेक्ट पहचानकर्ताओं को उजागर कर देता है, जैसे उपयोगकर्ता आईडी को, फाइल संख्या को, खाता विवरण को। ये पहचानकर्ता यूआरएल, एपीआई या अन्य अनुरोधों में दिखाई देते हैं। अनधिकृत पहुंच एस्टेब्लिश हो जाती है, उसमें हेरफेर संभव हो जाता है, डेटा उल्लंघन, डेटा ब्रीच का खतरा बढ़ जाता है। सरकारी पोर्टल, फिनटेक प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर इस तरह की कमजोरियां ज्यादा देखी जाती हैं। और इसका मुख्य, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो समस्या है वो मुख्य रूप से एक्सेस कंट्रोल तंत्र में त्रुटियों के कारण है। यानी आप एक्सेस ही क्यों दे रहे हैं किसी के यूआरएल तक, तो पहले से ही आपको एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को बेहतर बनाना पड़ेगा इस समस्या से लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह एक राष्ट्रीय स्तर का सहयोगात्मक मंच है जिसमें 6 प्रमुख संस्थान एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा कथन है, इसका गठन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च टू मार्केट ट्रांसलेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह न केवल सरकारी अनुसंधान संगठनों बल्कि उद्योग और स्टार्टअप्स को भी पहुंच प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में कितने सही है, संख्या बतानी है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। तो यहाँ तीनों ही कथनों पर विचार कर लेते हैं। सरकार क्या कर रही है, वो बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, सिंथेटिक बायोलॉजी को बढ़ावा देना चाहती है। क्यों बढ़ावा देना चाहती है? अलग अलग कोशिकाओं का, अलग अलग तरह के जीवों का, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके वो कई तरह की दवाइयों का निर्माण करना चाहती है, ऐसे उत्पादों का निर्माण करना चाहती है जिससे कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाए। इसी चीज को हम कहते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही जो सिंथेटिक बायोलॉजी है वो भी एक तरह से नया क्षेत्र है बायोलॉजी का। उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किस डिजाइन कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, उसकी इंजीनियरिंग कर सकते हैं और उसका भी बढ़ते हुए बायोटेक्नोलॉजी में एक विशिष्ट महत्व है। तो सरकार ने एक नेटवर्क बनाया, एक सहयोगात्मक मंच बनाया जो कि जिससे 6 प्रमुख संस्थान जुड़े हुए हैं जो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। तो पहला कथन राष्ट्रीय स्तर का सहयोगात्मक मंच जिसमें 6 प्रमुख संस्थान एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। इसका गठन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नहीं बल्कि जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत इसका एक तरह से ये काम करेगा। इसका गठन उसी के अंतर्गत किया गया है। और सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च टू मार्केट ट्रांसलेशन, यानी जो आपके लैब में रिसर्च हो रही है वो सीधे तौर से जमीनी स्तर पर किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए। इसी चीज को ये बढ़ावा दे रहा है और इसके अंतर्गत ये केवल सरकारी अनुसंधान संगठनों को ही नहीं बल्कि अलग अलग उद्योगों को, स्टार्टअप्स को भी पहुंच प्रदान कर रहा है ये नेटवर्क, ताकि बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और भारत में जो बायो ई3 पॉलिसी है, बायो ई3 पॉलिसी यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको कहीं ना कहीं ये स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करता है, उसको कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने की कोशिश इसके द्वारा की गई है। तो बायो ई3 पॉलिसी वस्तुतः क्या है, एक नीति है और उसको जमीन पर उतारने का तरीका क्या है, उसको जमीन पर उतारने का तरीका राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क है। और यही सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेफरेंस फ्यूल का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑटोमोबाइल और इंजनों के परीक्षण एवं प्रमाणन के रूप में, रणनीतिक उद्देश्यों के लिए आपातकालीन ईंधन भंडार के रूप में, सार्वजनिक वितरण में सब्सिडी युक्त ईंधन के रूप में, या विमानन टरबाइन ईंधन के मानकीकरण के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रेफरेंस फ्यूल क्या होता है? आप ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इंजनों के परीक्षण और प्रमाणन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस फ्यूल बहुत ही प्योर डीजल या पेट्रोल होता है और जब पेट्रोल और डीजल होता है तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किसी इंजन को ट्यून करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किसी इंजन का परीक्षण करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में ईंधन ईंधन का वास्तव में किसी इंजन से कितना उत्सर्जन होगा
अलग अलग तरह के गैसों का, जिनके कुछ खास मानक भी हमने डेवलप किए हैं, वो पर्यावरणीय मानकों पर इंजन खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा है, इसका परीक्षण भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, रेफरेंस फ्यूल के माध्यम से। हाल ही में ये इसका जो उत्पादन है अब किसके द्वारा किया जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल और डीजल का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया गया है। इससे भारत की रेफरेंस फ्यूल के संदर्भ में आयात पर निर्भरता कम होगी, लागत कम हो जाएगी, ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास को समर्थन देगा, नियामक परीक्षण में भी सहायता करेगा। तो यही है सब, इंजन कैलिब्रेशन में सहायक होता है, इंजन को ट्यून करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सिगरेट के टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, इनमें से कितनों में प्लास्टिक होता है? केवल एक, केवल दो, तीनों या किसी में भी नहीं, यानी कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।